स्टडी विथ श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, या टेस्ट नंबर 67 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो ये मानस टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका असम में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि वह पहला रिजर्व था जिन्हें जो है कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो है कि इसको रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है गुजरात एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये है आपका कर्नाटक में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सेकेंड ऑप्शन है मेघालय में, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा में एंड फोर्थ ऑप्शन है ओडिशा में। तो ये जो गारो पहाड़ी है ना ये किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए ये तीन पहाड़ियाँ जो है कि एक ही साथ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ जो है कि कहाँ पे हैं? तो ये मेघालय में है। और इस पहाड़ी पे जो व्यक्ति मतलब रहते हैं उन्हें हम गारो, खासी, जयंतिया जनजातिया से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो ये नामदफा टाइगर रिजर्व जो है कि अवस्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है असम। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कि ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये जो है ना पहले केवलादेव नहीं था, ये जो है कि भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में ये जो है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, सेकेंड ऑप्शन है जोरहाट, थर्ड ऑप्शन है कोयम्बटूर, फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कि ये भोपाल में स्थित है। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलिव रिडले किसकी प्रजाति है? फर्स्ट ऑप्शन है कछुआ, सेकेंड ऑप्शन है खरगोश, थर्ड ऑप्शन है मेढक एंड फोर्थ ऑप्शन है कुत्ता। तो ओलिव रिडले जो है कि ये प्रजाति है आपकी कछुआ की। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आणविक ऊर्जा, सेकेंड ऑप्शन है सौर शक्ति, थर्ड ऑप्शन है अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है वन रोपण। तो देखिए ये जो है कि भारत सरकार की जो जलवायु कार्य योजना है इसमें 8 मिशन पे फोकस दिया गया है। ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ये मिशन जो है कि इसमें सम्मिलित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो है कि आणविक ऊर्जा ये सम्मिलित नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन। देखिए हम लोग ये देख लेते हैं 8 मिशन वो कौन कौन है। देखिए ये 30 जून 2008 को ना जलवायु परिवर्तन व भारतीय राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसमें जो है कि 8 मिशन पे फोकस किया गया। देखिए फर्स्ट क्या था कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। ठीक है, दूसरा था ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, तीसरा था अस्थायी निवास स्थान पर राष्ट्रीय मिशन, चौथा था राष्ट्रीय जल मिशन, पाँचवा था हिमालय का पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेक्स्ट था जो है कि राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, नेक्स्ट था जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक, नेक्स्ट था ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन एंड लास्ट था जो है कि ये सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। ये जो कि 8 मिशन पे इसमें फोकस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? फर्स्ट ऑप्शन है 300 किलोमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 400 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 500 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 20 किलोमीटर। तो देखिए ओजोन परत जो है ना कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे है? तो ये है 20 किलोमीटर। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ओजोन का ना अधिकांश भाग मतलब 90% भाग जो है किस मंडल में है? ये समताप मंडल के निचली परत में है। जिस समताप मंडल की निचली परत मतलब कि 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल जो है कि कितना इसका रेंज होता है? 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। उसके पहले क्या होता है? पहला वाला क्षोभ मंडल होता है जो कि 10 किलोमीटर तक उसका रेंज होता है। देखिए ओजोन का कार्य क्या होता है
कि जो भी सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट किरणें ना पृथ्वी पे जो आती है, उसे ये रोकने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम ओजोन को पृथ्वी का कवच या पृथ्वी का छाता के नाम से भी जानते हैं। जो देखिए ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ना, कि अगर ये ओजोन नहीं रहता तो क्या होता है, तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती और क्या क्या होता है, तो देखिए हम लोग इंसानों को त्वचा कैंसर में वृद्धि हो जाती है, मतलब त्वचा कैंसर जो कि ज़्यादा होते हैं, सनबर्न बहुत ज़्यादा होता, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर होता। ठीक है, ये सब चीज़ें होता। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन बायोस्फीयर हमें निम्न में से किससे बचाती है। तो देखिए इसमें तो ये पिछले वाले क्वेश्चन में सारी चीज़ें हो गया कि हमें जो है कि ओजोन किससे बचाती है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें से बचाती है, जो भी हमारा पराबैंगनी किरणें होती है उससे। ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 26 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 27 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 28 जुलाई एंड फोर्थ ऑप्शन है 29 जुलाई। तो ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है कि किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। देखिए ये जो है ना, क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ये टाइगर दिवस, देखिए इसलिए मनाया जाता है कि जो बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, देखिए ये चीज़ें कब से मनाया जाने लगा 29 जुलाई को, कि टाइगर दिवस 2010 में ना सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन हुआ था, और तभी से जो है कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, और इसी में जो 2010 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन, इसी में जो है कि एक लक्ष्य रखा गया 2022 कि बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य है 2022 तक। लेकिन ये क्या हुआ कि हमारा जो है कि 2018 में ही हम लोगों ने दोगुना कर लिया है, मतलब हम लोग अपना लक्ष्य से, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उस लक्ष्य से पहले। देखिए क्यों, क्योंकि बाघ की जनगणना पहली बार कब हुई थी, 2006 में हुई थी। ठीक है, और 2006 में बाघ की पहली जनगणना हुई थी, और ये कितने कितने सालों पे होती है, 4-4 सालों पे होती है। 2006 में हुई थी तो उस टाइम पे कितने बाघ थे, लगभग 1400 के करीब बाघ थे हमारे कंट्री में। ठीक है, फिर 2010 में हुई, 2014 में हुई, फिर 2018 में हुई, अभी लास्ट टाइम पे। अभी 2020 जो होगी 18 के बाद से वो कब होगी, तो ये 18/22 में होगी। तो 2018 में जब जनगणना हुई थी बाघों की, तो उसमें हमारे देश में जो है कि 2967 बाघ हैं। ठीक है, और ये 2018 तक का है, तो अभी 2000 आगे जो है 2022 आएगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा बाघ जो है कि किस राज्य में है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, थर्ड ऑप्शन है रोहला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में एंड फोर्थ ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। तो इसमें जो है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है और जगह का नाम दिया गया है स्टेट का, तो इसमें गलत पहचानना है। तो गलत कौन सा है, तो इसमें गलत है ये रोहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कि मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लावालंग अभ्यारण्य चतरा में, सेकंड ऑप्शन है उद्धव पक्षी विहार कोडरमा में, थर्ड ऑप्शन है तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में एंड फोर्थ ऑप्शन है महुआ टाई अभ्यारण्य पलामू में। तो इसमें से भी सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन है, तो इसमें से गलत है आपका उद्धव पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है, ये साहेबगंज में है। ये सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन ना आप लोग एक एक करके याद कीजिएगा। ठीक है, ये लावालंग अभ्यारण्य चतरा में, क्योंकि ये एक में देने का मतलब यही है कि इतना सारा 4-4 ऑप्शन कि 4-4 क्वेश्चन तैयार हो जाए आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है मेलघाट टाइगर रिजर्व, सेकेंड ऑप्शन है बुक्सा टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है दम्पा टाइगर रिजर्व एंड फोर्थ ऑप्शन है भद्रा टाइगर रिजर्व। तो इसमें से ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मिजोरम में अवस्थित है कौन सा ये टाइगर रिजर्व, तो ये है आपका दम्पा टाइगर रिजर्व, ये जो है कि मिजोरम में है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कि मेलघाट टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है, तो ये जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है पश्चिम बंगाल में। और भद्रा टाइगर रिजर्व जो है कि ये कहाँ पे, ये है चिकमगलूर जिला, ये कर्नाटक में। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये बुक्सा की कोई जनजात भी होती है ना, तो आप लोग ये बता दीजिए कि बुक्सा जनजात जो है कि कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम में मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हाथियों के लिए, सेकेंड ऑप्शन है भालुओं के लिए, थर्ड ऑप्शन है बाघों के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है चिड़ियों के लिए।
तो असम में मानस अभ्यारण्य जो है कि किस लिए माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका बाघों के लिए। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए बाघ भी पाए जाते हैं मैक्सिमम, और गैंडा के लिए भी जाना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला मध्य प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी मध्य प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी मध्य प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर छत्तीसगढ़। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन जो है कि ये सुमेलित नहीं है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये शिवपुरी में नहीं, ये जो है कि आपका शहडोल में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी शहडोल है और ये शहडोल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कवकमूल। सेकेंड ऑप्शन है एजियोटोबैक्टर स्पी। थर्ड ऑप्शन है नील हरित शैवाल। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ये चावल की फसल होती है उसमें जो है कि जैव उर्वरक का कार्य कौन करता है? तो ये करता है आपका नील हरित शैवाल। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वनस्पति तेल के निर्माण में सहायक होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन। सेकेंड ऑप्शन है मैग्नीशियम। थर्ड ऑप्शन है कापर। एंड फोर्थ ऑप्शन है गंधक। तो ये वनस्पति तेल के निर्माण में जो है कि कौन सा सहायक होता है? तो ये होता है आपका गंधक। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली में पॉलीफली का रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम की कमी से। सेकेंड ऑप्शन है बोरान की कमी से। थर्ड ऑप्शन है कोबाल्ट की कमी से। एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी से। तो मूंगफली में जो पॉलीफली का रोग होता है ये किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका कैल्शियम की कमी के कारण से। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक है? फर्स्ट ऑप्शन है वायरस। सेकेंड ऑप्शन है कवक। थर्ड ऑप्शन है जीवाणु। एंड फोर्थ ऑप्शन है निमेटोड। तो काला हस्ती नामक रोग जो है कि किस में पाया जाता है? देखिए ये मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है कि जो मूंगफली का ऊपर का छिलका होता है ना, कवर, वो काले काले धब्बे हो जाते हैं उसमें, ठीक है। और ये जो है कि जीवाणु के कारण होता है। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान एवं जवाहर प्रभात किसकी प्रमुख किस्में हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मक्का की। सेकेंड ऑप्शन है ज्वार की। थर्ड ऑप्शन है बाजरा की। एंड फोर्थ ऑप्शन है सरसों की। तो किसान और जवाहर प्रभात ये जो ये किसकी प्रमुख किस्म है? तो ये है आपकी मक्का की। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गंधबग द्वारा। सेकेंड ऑप्शन है हरी पत्ती के फुदके द्वारा। थर्ड ऑप्शन है तना छेदक द्वारा। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो धान का जो टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है ये होता है आपका हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तूती ये हिंद के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हुसैन को। सेकेंड ऑप्शन है मुबारक शाह को। थर्ड ऑप्शन है नानक को। एंड फोर्थ ऑप्शन है अमीर खुसरो को। तो ये जो है कि तूती ये हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके अमीर खुसरो को। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए अमीर खुसरो का जन्म जो है ना 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश में पटियाली नामक कस्बे में हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो जो है कि कहाँ, ये सुल्तान जो बलबन थे उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्हें जो है कि खड़ी बोली का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है। कव्वाली के पिता भी इन्हें कहा जाता है और तूती ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांसिस डुप्ले को। सेकेंड ऑप्शन है अल्बुकर्क को। थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव को। एंड फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक जो है कि किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका रॉबर्ट्स क्लाइव को। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए रॉबर्ट्स क्लाइव को ना प्लासी के युद्ध के पश्चात जो है कि बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। और इसने बंगाल में द्वैत शासन लाया अपने शासनकाल में। कब बनाया गया था इनको गवर्नर? ये 1756 से 1772 तक। और इन्होंने अपने शासनकाल में द्वैत शासन लागू किया। और ये द्वैत शासन जो है ना, जब वारेन हेस्टिंग्स आए 1772 में, तो इसको जो है कि समाप्त कर दिया द्वैत शासन को, ठीक है। और ये विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया उसमें शामिल थे, कौन कौन शामिल थे भाई? फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेज, मराठा और कर्नाटक। सेकेंड ऑप्शन है अंग्रेज, निजाम और कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन है अंग्रेज, निजाम और अवध। एंड फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेज, निजाम और मराठा। तो कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन शामिल थे? तो उसमें शामिल थे अंग्रेज, निजाम और मराठा, ये तीनों शामिल थे। देखिए ये जो है ना जून 1790 में जो है कि मराठों को के साथ और जुलाई में 1790 में निजाम के साथ जो है कि इसने क्या किया, लॉर्ड कर्नवालिस ने एक संधि पे हस्ताक्षर करके दोनों को सैन्य सहयोग करने के लिए बाध्य किया था, ठीक है। और इसी संधि को जो है कि त्रिगुट संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1802 ईस्वी की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है डचों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। सेकंड ऑप्शन है फ्रांसीसियों तथा बाजीराव प्रथम के मध्य। थर्ड ऑप्शन है अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम के मध्य। तो जो 1802 ईस्वी में वसीन की संधि हुई थी तो हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य जो है कि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को वसीन की संधि हुई थी। और इस वसीन की संधि में क्या था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है इनके द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना था और 26 लाख रुपए जो कि अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, इस कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर देना था। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है एकांका गुआ। सेकेंड ऑप्शन है ओजोल डेल सेलाडो। थर्ड ऑप्शन है चिम्बे राजो। फोर्थ ऑप्शन है हुएला। तो जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी जो है कि सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एंडीज पर्वतमाला है कहाँ पे, ठीक है। देखिए एंडीज पर्वतमाला ये है आपका पड़ेगा ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम तट पे, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लगभग ये आपको बता दें कि 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इस पर्वतमाला पे सबसे जो ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, वो है एकांका गुआ। ये जो है कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। ये लगभग है आपका 6960, ठीक है। आज का क्वेश्चन है ये देख लेते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? फर्स्ट ऑप्शन है पुरंदर सिंह। सेकेंड ऑप्शन है दीवान मनीराम दत्त। थर्ड ऑप्शन है कंदपेश्वर सिंह। फोर्थ ऑप्शन है पियाली बरुआ। तो इसका जो है कि आप लोगों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।